डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इसमें हम अध्ययन करेंगे सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं एवं तत्व का, यानी कि सुदूर संवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कितने चरणों में जाती है और किन किन तत्वों से परिपूर्ण होता है। सुदूर संवेदन की जो प्रक्रिया है या उसके तत्व है उसको दो वर्गों में रखा गया है। एक जो है वो है आंकड़ों का एकत्रीकरण और दूसरा होता है आंकड़ों का विश्लेषण। यानी कि सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़े एकत्रित करते हैं, फिर उन आंकड़ों को निर्देश दे करके उनका विश्लेषण करते हैं, फिर अपना जो उचित परिणाम है उसको प्राप्त करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रक्रिया संपन्न होता है। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण, इसका क्या अर्थ होता है ये पहले अध्ययन कर लेते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण से तात्पर्य होता है वह तरीका या वह विधि जिनके माध्यम से या उनके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की किसी भी क्षेत्र हो या स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो या संसाधन हो, उनके संबंध में सूचना एकत्रित करते हैं। वही क्या कहलाता है, आंकड़ों का एकत्रीकरण। अब यहाँ पर आंकड़ा से मतलब आप लोग समझ लेना, कोई भी वस्तु हो सकता है, स्थान होता है, या व्यक्ति भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है और खनिज संसाधन भी हो सकता है, जिनका हमें जानकारी चाहिए या आंकड़ा एकत्रित करना है। तो ये हो जाता है आंकड़ों का एकत्रीकरण। अब इनकी अलग अलग चरणों में हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। कुछ आंकड़े जो है वो गणितीय माध्यम से एकत्रित करते हैं, कुछ चित्र के द्वारा अंकित करते हैं, और कुछ आंकड़े किसके माध्यम से हम लोग एकत्रित करते हैं, कुछ लिखित वगैरह के माध्यम से, कुछ ज्यामिति विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको मापक द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। अब इन प्रक्रिया को हम लोग ये अध्ययन कर लेते हैं। ये है आंकड़ों की एकत्रीकरण की प्रक्रिया। हम लोग अभी फर्स्ट अध्ययन कर रहे हैं आंकड़ों की एकत्रीकरण। अब इनकी प्रक्रिया कौन कौन सी है इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें प्रथम अवस्था है, यानी कि इसकी प्रथम प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम लोग कैसे आंकड़े की एकत्रीकरण करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग किसी ऊर्जा की सहायता से, या चाहे वो क्या हो, विद्युत ऊर्जा हो या सौर ऊर्जा हो, उसकी उपलब्धि में हम लोग ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। यदि हम लोग को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अभाव में जो सुदूर संवेदन की प्रक्रिया है वो संभव नहीं कर सकते, यानी कि वो क्या है, असंभव है इसके अभाव में। ये जो ऊर्जा है ये हमें किससे प्राप्त होता है, एक तो सौर ऊर्जा से या सूर्य प्रकाश से, और दूसरा ऊष्मा से प्राप्त होता है। इन ऊर्जा की जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आता है, कृत्रिम स्रोत में क्या है, हम लोग जो ऊष्मा ऊर्जा प्रयोग करते हैं विद्युत बल के माध्यम से वो है। तो ये दो प्रकार की ऊर्जा है जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सूर्य प्रकाश है उसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से अपना जो फोटोग्राफी है वो करते हैं, और इस फोटोग्राफी को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय फोटोग्राफी कहा जाता है। यानी कि ये क्या होता है, हमारा वास्तविक फोटोग्राफी होता है। लेकिन हम लोग जो प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, या जो हमारा कृत्रिम ऊर्जा होता है, बल्ब ऊर्जा जिसको हम लोग बोले हैं, उसके माध्यम से यदि करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा सक्रिय फोटोग्राफी होता है। ये हो गया हमारा प्रथम चरण, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति या ऊर्जा की उपस्थिति में फोटोग्राफी लेते हैं, यानी कि फोटोग्राफी के माध्यम से हम लोग आंकड़े को एकत्रित करते हैं। अब दूसरा अवस्था या दूसरा चरण देख लेते हैं। दूसरी अवस्था में हम लोग कैसे आंकड़े एकत्रित करते हैं, इसमें हम लोग जो ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा, उस तरंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े को एकत्रित करते हैं। इसमें क्या होता है, जो तरंग है, तरंगों को धरातल में पहुंचने में ये वायुमंडल को पार करना होता है। यानी कि ये जो सूर्य से तरंगे निकलता है, ये क्या हुआ, एक सूर्य है। अब यहाँ से क्या होगा, किरण आता है ऐसे करके, तो क्या होता है, वो पृथ्वी में सीधे पहुंच जाता है कि नहीं पहुंचता। भूमध्य रेखा में जल्दी पहुंचेगा, इधर तिरछी पहुंचती है, इधर भी तिरछी पहुंचेगी, लेकिन इधर का लेयर यदि क्या है, मोटी है, तो ये इसको पहुंचने में भी देर लगता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा आयन मंडल से जो विकिरण आती है, परिवर्तित विकिरण, जो हमको क्या करते हैं, निर्देश देता है, या हम लोग जो भी अपना निर्देश देते हैं वो क्या होता है, वहां से टकरा करके वापस आता है। उनको पहुंचने में हम तक के या धरातल तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, क्योंकि वो आयन मंडल से आता है कहाँ तक, धरातल पर, पृथ्वी पर आता है।
तो इसके बीच में क्या मिलता है उसको, विभिन्न प्रकार की गैसीय परत मिलता है। और जहाँ पर परत मोटी होती है वहां पर क्या होता है, ये थोड़ा धीरे हो जाता है या अवशोषित कर ली जाती है, और जहाँ पर पतली परत होती है वो सीधे धरातल पर आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है इसमें आंकड़ों की एकत्रीकरण करने के लिए। तो इसमें वायुमंडल को पार करना पड़ता है, किसको, जो हमारे चुंबकीय विद्युत तरंग है उसको। और इस दौरान वायुमंडल उपस्थित जो जल वाष्प है, धूलकण है, प्राककण है, जिसकी जो परत हम लोग अभी देखे हैं, वो धरातल पर आने वाली ऊर्जा की मात्रा और वितरण में अंतर उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये 0 अंश है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी ऊर्जा पड़ेगी। फिर इधर जाएगी तो ये विकिरण ऊर्जा क्या हो जाएगी, इधर तिरछी हो जाएगी और इधर भी तिरछी हो जाती है। इस प्रकार से यानी कि इनमें अंतर आ जाता है। अतः क्या होता है, सुदूर संवेदन के समय वायुमंडल की जो पारदर्शिता है उसकी दशा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, यदि हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ट्रांसलेंस का, ताकि हमारा जो ऊर्जा है वो क्या हो, आसानी से धरातल पर आ सके, जिसके वजह से हम लोग आंकड़े एकत्रित कर सके, इसमें कोई बाधा ना हो। तो ये हो गया सेकंड चरण। अब हम लोग अध्ययन करते हैं तीसरे चरण का। तीसरा चरण में पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा धरातल पर अनेक क्रियाएं करती है। यानी कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई, चाहे सौर ऊर्जा हो या जो तरंगी ऊर्जा हो या बल्ब वाला ऊर्जा हो, ये ऊर्जा हमें प्राप्त तो हो गई, लेकिन अब धरातल पे ये क्या करेगी, विभिन्न प्रकार की क्रिया करेगी। किंतु धरातल पर दो पदार्थ या वस्तुओं की ऊर्जा की क्रियाएं समान नहीं होती। यानी कि यदि दो वस्तुएं, जैसे कि एक हम लोग ले हैं जल ले लिए इसमें, और एक क्या ले लिए, स्थली भाग हो गया, तो इसमें जो ऊर्जा की क्रिया होती है वो क्या होती है, असमान होती है। जैसे कि सौर ऊर्जा में क्या होता है, जो स्थली भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जल क्या होता है, बहुत ही धीमी गति से गर्म और धीमी गति से ठंडा होती है। इस प्रकार से क्या होता है, जो ऊर्जा भी है वो असमान गति से क्रिया करती है, और इसी असमानता के कारण हम उन वस्तुओं या पदार्थों में विभेद स्थापित कर पाते हैं। यानी कि यदि हमें जल के आंकड़े एकत्रित करना है और स्थल के आंकड़े एकत्रित करना है, तो इन दोनों में हमें विभेद कैसे स्थापित कर पाएंगे, हम लोग जो भी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे उसके माध्यम से इसमें विभेदन हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग सूर्य का एग्जाम्पल लिए हैं, सूर्य ऊर्जा का, वैसे ही। तो ये हो गया तीसरा चरण। फिर हम लोग अगला चरण में जाते हैं। ये चौथा चरण है आंकड़े एकत्रित करने का। अब ये चौथा चरण क्या कहता है, इसमें हम धरातल पर जो आपतित ऊर्जा है इसकी क्रिया से विद्युत चुंबकीय आवेग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें किसी संवेदक तक पहुंचाने के लिए प्रकाश के रूप में वायुमंडल में प्रवर्तित करना पड़ता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, लघु के तरंग के रूप में जो सूर्य ऊर्जा है वो कहाँ आता है, धरातल में आता है। फिर हमको क्या करना पड़ता है, ये दीर्घ तरंग के रूप में इधर जाता है, तभी क्या होता है, इसका संचार हो पाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो चुंबकीय ऊर्जा है उसको रूपांतरित करना पड़ता है, फिर उसको प्रवर्तित करना पड़ता है, जिससे हमें आंकड़ा प्राप्त हो सके। इसके बाद क्या है, पंचम अवस्था। तो पंचम अवस्था क्या होता है, इसमें धरातल में आने वाली जो आवेश है या आवेग है उनको ग्रहण करने हेतु जो संवेदक प्लेटफार्म निर्धारित किए जाते हैं, इन प्लेटफार्मों में अथवा अंतरिक्ष में स्थित जो क्षेत्र है हमारा प्लेटफार्म जहाँ भी हम स्थापित किए हैं, उनमें आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार की कैमरे लगे होते हैं। यानी कि हमको आंकड़े एकत्रित करना है तो हमारे जो प्लेटफार्म है उसमें अलग अलग प्रकार के कैमरा भी चाहिए। विद्युत ऊर्जा तो मिल गया, अब विद्युत ऊर्जा से हम लोग क्या आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कैमरा चाहिए, लैपटॉप वगैरह जो भी है हमारा उपकरण भी चाहिए। तो ये हमारा पांचवा अवस्था, जिसमें हमको अपना जो कैमरा है आवश्यकता के अनुसार उसमें लगाना है। फिर छठी जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, कैमरे के द्वारा जो लक्षित स्थान है, वस्तु है, व्यक्ति है, संसाधन है, उसका फोटो प्राप्त करना है, यानी कि उसका आंकड़े एकत्रित करना है। और अन्य प्रकार के जो संवेदक है जो धरातल से प्रवर्तित चुंबकीय ऊर्जा आवेगों के अंकों द्वारा आलेखित करते हैं, यानी कि उसमें हमें क्या मिलता है, जो निर्देश होता है वो आंकड़ों के द्वारा प्राप्त होता है, और इन आंकड़ों को हमें निर्देश में परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं आंकड़े, जो है एक अंक के रूप में और एक चित्र के रूप में। जो अंक के रूप में होता है उसको हमें निर्देश के द्वारा इसको डिजिटल भाषा में चेंज करना पड़ता है, और जो चित्र के रूप में होता है उसका भी आलेखन करना पड़ता है। तो ये होते हैं छठी अवस्था। इसके बाद आ जाते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। ये तो हम लोग क्या कर लिए, आंकड़ों को एकत्रित कर लिए अलग अलग विधियों के माध्यम से अलग अलग चरण में। अब ये जो आंकड़े हम लोग एकत्रित किए हैं वो क्या है, अभी कच्चा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनका विश्लेषण करना पड़ेगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। तो कैसे करेंगे ये, इसका अध्ययन कर लेते हैं।
वायुमंडल अथवा जो अंतरिक्ष संवेदक है, यानी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, और जिस माध्यम से, संवेदक मतलब क्या होता है, जिसके माध्यम से या जिस माध्यम से हम लोग उसको आंकड़े को एकत्रित करते हैं, वो होता है। चाहे हम स्वयं के माध्यम से एकत्रित करें या किसी लैपटॉप वगैरह कैमरे के माध्यम से एकत्रित करें, वो क्या हो जाता है, हमारा संवेदक हो जाता है। तो उनसे प्राप्त किए गए जो आंकड़े हैं, दृश्य क्षेत्र है, उन सभी का विवरण अंकित होते हैं। जो अंकित विवरण है, चाहे वो चित्र के रूप में हो या गणितीय रूप में हो, इन सभी विवरणों को हम लोग क्या करते हैं, उनको पहचानते हैं एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है इन सभी की जानकारी और अध्ययन के लिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उनको अपनी अनुभव, अभ्यास और ज्ञान से उसको विश्लेषण करते हैं। इसमें भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिजिटल डाटा है उसको कंप्यूटर या अन्य उपकरणों की सहायता से परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे कि हम लोग के पास अभी क्या है, हम लोग कच्चे आंकड़े एकत्रित किए हैं फोटो चित्र के माध्यम से या गणितीय विधि द्वारा। अब उसको हम लोग कंप्यूटर में ऐड करके उसको बढ़िया से स्लाइड शो करके उसका अध्ययन करके अच्छे से उसको परिवर्तित कर लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके बाद क्या करेंगे, इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के जो दर्शक उपकरण है उसके द्वारा या अन्य तकनीकों की मदद से सभी प्रकार के जो वायु फोटो चित्र है व प्रतिबिंब है उनका विश्लेषण करेंगे, यानी कि उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का, उसमें क्या खामी है, क्या त्रुटि है, क्या विशेषता है, इन सभी का विश्लेषण करेंगे। फिर है प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके विश्लेषण एवं व्याख्या से प्राप्त सभी प्रकार की जो सूचना है उनको पारदर्शी चित्रों अथवा फाइलों के रूप में सुरक्षित करेंगे। अब हमने क्या किया, आंकड़े प्राप्त कर लिए, उनका विश्लेषण कर लिया, अब उनका क्या कर लिए, निष्कर्ष भी निकाल लिए। अब निष्कर्ष निकालने के बाद जो फाइल है उनको सुरक्षित भी रखना आवश्यक है, नहीं तो वो कट जाएगा और भविष्य में हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमें भविष्य में उसका उपयोग करना है आंकड़े का, तो उसको सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। तो हमारा अंतिम कार्य क्या होता है, जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उसको सुरक्षित करना होता है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषित आंकड़े और व्याख्या को सुरक्षित रखेंगे, जिससे हमारे भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके या आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग कर सके। तो ये होता है सुदूर संवेदन की प्रक्रिया और तत्व, जो कि 2 तरीके से होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।